भी कर देते हैं, है ना, और ये रिकॉर्ड भी होगा, आपको उसमें दिक्कत नहीं है, ये चीजें रिकॉर्ड भी होती रहेंगी। तो अगर आपको दोबारा देखना है तो आप उसके रिकॉर्डिंग में जाके देख सकते हो, उसके लिए चिंता नहीं करो, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि फुल एनर्जी के साथ इसमें पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है और बड़े ही अच्छे ढंग से नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का जो बढ़िया क्लास है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। एकदम ध्यान से देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हमें ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ना है, लेकिन ग्राफ हम किसका बनाते हैं? तो ग्राफ हम फंक्शन का बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमको फंक्शन को कैटेगराइज करना पड़ेगा और तब जाके हम ग्राफ को बना पाएंगे या समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो हुआ क्या, हम लोगों को फंक्शन को दो बड़े हिस्सों में बांटना होगा। हमारा जो फंक्शन है ना बाबू, ये दो बड़े हिस्से में हमको इसको बांट देना होगा। और वो दो बड़ा हिस्सा कौन कौन सा है सर? सबसे पहला जो हिस्सा हमारा फंक्शन में निकल के आएगा वो हिस्सा कहलाता है एल्जेब्रिक फंक्शन। सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारे पास आया वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। और इसका जो दूसरा हिस्सा हमारे पास निकल के आया, ये दूसरा हिस्सा कहलाता है ट्रांसडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, है ना। ये दो प्रकार से, यानी जितने भी फंक्शन हैं इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा इसका एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है और दूसरा हिस्सा इसका ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहलाता है। दो अलग अलग हिस्सों में हमें इसको बांट देना है, ठीक। अब ये एल्जेब्रिक पार्ट फिर से कुछ अलग अलग हिस्सों में बटेगा। इसका जो सबसे पहला पार्ट है एल्जेब्रिक का, वो कहलाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहला हिस्सा इसका मिला पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद जो दूसरा हिस्सा हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के बाद जो चीज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है इरेशनल फंक्शन, ठीक। और इरेशनल के बाद हम लोग को जो पढ़ना है उसको कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को चार हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाया, दूसरा हिस्सा आपका रेशनल फंक्शन कहलाया, तीसरा हिस्सा आपका इरेशनल फंक्शन कहलाया और चौथा हिस्सा आपका पीस वाइज फंक्शन कहलाया। टोटल चार हिस्से आपके हो गए। अब इस पीस वाइज फंक्शन को फिर से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। पीस वाइज में सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग को पढ़ना है वो कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। आप जानते भी हैं इस फंक्शन को। दूसरा हम लोगों को जो मिला वो कहलाया सिग्नम फंक्शन। जो तीसरा हम लोगों को मिला उसको भी आप जानते हैं, उसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन है हमारा। चौथा फंक्शन हमको पीस वाइज मिला उसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और सबसे आखिरी हिस्सा जो इसका मिला पांचवा, उसको कहा जाता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अल्टीमेटली पीस वाइज फंक्शन हमारे पांच हिस्सों में बट गया। मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद सिग्नम फंक्शन, उसके बाद हम लोग का आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद हम लोग का आ गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उसके बाद सबसे आखिरी में हमारे पास आ गया लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन के क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसी तरह जब आप ट्रांसीडेंटल फंक्शन पे आए तो इसका भी क्लासिफिकेशन है, ट्रांसीडेंटल का भी क्लासिफिकेशन हुआ। ट्रांसीडेंटल का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ? सबसे पहले हमारे पास आया ट्रांसीडेंटल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तो आप तो ट्रिग्नोमेट्री से काफी परिचित हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट वाले, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद जिससे तुम लोगों को डर लगता था,
है ना, लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिदमिक के बाद हमारे पास आ गए कुछ स्पेशल कर्व होते हैं, कुछ स्पेशल बच्चों कर्व होते हैं, उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल कर्व। तो हमको उस ज्योमेट्रिकल कर्व के बारे में पढ़ना है। और सबसे आखिरी में जो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके ग्राफ को हमको काफी बेहतर ढंग से स्टडी करना है। तो ऑल टुगेदर मिला के हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन के इतने सारे पार्ट्स हो गए जो पढ़ना है। तो ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ स्टार्ट हुआ है, इस इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में आपको हर गिवन फंक्शन का बस इतना समझना है। क्या क्या समझना है? जितने भी फंक्शन है उस फंक्शन का समझना है कि ग्राफ कैसा होता है और क्यों होता है। क्या क्या समझना है बताओ सर जी? कैसा ग्राफ होता है और कैसे के साथ साथ ऐसा ही क्यों होता है, ये भी समझते चलना है। उसके बाद उस फंक्शन का क्या हम ग्राफ से डोमेन निकाल सकते हैं वो समझना है, और उसी फंक्शन का क्या हम ग्राफ से रेंज निकाल सकते हैं ये समझना है। इतनी चीजें हर एक फंक्शन में, जितना भी हम ग्राफ बताएंगे, जितना भी हम टाइप्स बताएंगे, हर एक टाइप्स में आपको बस यही काम करना है ग्राफ के इंट्रोडक्शन में। जब ग्राफ का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग कर्वेचर और ट्रांसफॉर्मेशन पे अपना पैर रखेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, आप खूब बढ़िया से मन लगा लो, एकदम दिल और जान दोनों दे दो भैया। इस क्लास में दोगे बड़ा मजा आएगा, नहीं दोगे बहुत प्रॉब्लम में आओगे। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यहां तक की बात एकदम बढ़िया से समझ आ गई? कोई है जिसको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर क्लियर समझ नहीं आ रही है? कोई भी ऐसा बच्चा है तो बताओ भाई मेरे को फटाक से, कोई ऐसा बच्चा तो बताओ। हाँ अनुराग बताओ। तुम इनरोल्ड हुए हो क्लास में? तो बाहर बाहर अप्रूवल के लिए वेटिंग लिख रहा है। अच्छा एक काम करो, बाहर निकलो फिर से, और फिर से फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करके तब जाके कनेक्ट हो, देखो कहीं कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, ठीक। हाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है जी? कोई बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है कि हाँ सर ये वाली चीज प्रॉब्लम है सर, बता दो मेरे को फिर से, आप क्या समझाए। वैसे अभी तक तो होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि बस मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है। कोई दिक्कत? अबे हाँ चाहे ना, कुछ तो बोलो, हमको कैसे पता चलेगा? ओके ग्रेट। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे बहुत बच्चे अभी इनरोल्ड हो रहे हैं, इन लोग को बुद्धि नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो ये चलिए मैंने सेव कर लिया, अब इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ध्यान से देखो बस। चलो नेक्स्ट आओ। अब सबसे पहला जो अपना फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग को डील करना है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन का सबसे पहला टाइप, जिसको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 9 से ही जानते हैं। इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो यार इसके बारे में ना हम तुमको कुछ राय देना चाहते हैं, समझना मेरी बात को खूब ध्यान से, इसके बारे में सुनो क्या बताना चाहते हैं। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसको बेसिकली कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पे पावर एन, फिर ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन, फिर लिखा जाता है ए एन माइनस टू एक्स पे पावर एन माइनस टू, और प्लस 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 ऐसे करके लास्टली आप लिखते हैं ए नॉट। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा डिटेल हम लोग के पास है। तो इसको लेके जरा बुद्धि नहीं लगाना है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो बाबू डोमेन होता है ना, हमेशा याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो डोमेन हमेशा का हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन देख लो, उस पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा, क्योंकि कभी भी वो पॉलिनोमियल फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं। हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखने वाली बात यह है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा का हमेशा रियल नंबर होता है, चाहे कुछ भी कर लो डोमेन उसका रियल नंबर ही आएगा। ठीक है ना? अब जैसा हम लोग एक एक करके अपने चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग को पढ़ना है वो कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहला पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। सर जी ये आइडेंटिटी फंक्शन दिखता कैसे है? तो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ देख लो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स,
कहीं पे भी लिखा हुआ देख लो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, समझ जाना कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब जब इसका ग्राफ बनाना होगा तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स, तभी तो ग्राफ बनाएंगे। और आप लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है। देखो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि y बराबर एक्स का जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ यहाँ दिखेगा, है ना। देखिए स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोने में यहाँ पे y बराबर एक्स का एक ग्राफ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, y बराबर एक्स का ग्राफ है। ठीक है ना, एकदम सिंपल सी बात है। देख लो ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, है ना। यही ग्राफ आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब इस ग्राफ में देखो ये ग्राफ बना कैसे, मेन मुद्दा ये है। तो हम लोगों ने फंक्शन को लिखा y बराबर एक्स, और उसके बाद जो हम बचपन में करते आते थे, हमने डब्बा बनाया, है ना। और डब्बा बनाने के बाद हमने कुछ वैल्यूज ले ली और उस वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर दिया डब्बा। अब देखो, ये देखो क्या हो गया, है ना। हमने डब्बा बनाया और डब्बे में क्या करने लग गया, कुछ वैल्यूज पुट करने लग गया। ठीक है, जैसे हमारा मन किया तो हमने उसके अंदर कुछ 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, ऐसे करके इधर हमने x लिखा। एक और इसको कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब देखो जैसे ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, एक बार इसको छोटा कर लें क्या। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, चलो देखते हैं। अब जैसे क्या हुआ, हम लोग मान लो यहाँ पे हम लोग x लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग y लिख देते हैं। ठीक, x की वैल्यू मान लो हमने 0 डाली, y भी हमको 0 मिला, फिर हमने 1 डाला, y भी हमको 1 मिला, और ऐसे करके हम लोग बनाते चले गए। ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग इसको बनाते चले गए। जब इसको बनाए तो पता चला कि भैया जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो इस टाइप का ग्राफ प्लॉट हो गया। काफी बढ़िया लगा सर कि चलो यार ग्राफ तो बड़ी बढ़िया प्लॉट हो गया हम लोग का, है ना। इसको जरा छोटा कर दें बाबू, है ना, थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया ये। चलो, तो ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके प्लॉट कर दिया गया। ठीक है, अब जो प्लॉट किया गया यहाँ पे आपको कैसा ग्राफ प्लॉट होके मिला है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ की कुछ खासियत जानो। ये ग्राफ बाबू आपका ओरिजिन से पास करेगा, सबसे पहली खासियत यही है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसका ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। सबसे पहला आपको अगर पॉइंट इसमें कोई ध्यान रखना है तो हमारा जो ग्राफ पास करेगा वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये आपको माइंड में रख लेना है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, एकदम दिमाग में फिक्स कर लो। दूसरी चीज, ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ना बाबू, एक्स एक्सिस के साथ आइडेंटिटी फंक्शन जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है 45 डिग्री का। आपको ये भी बात एकदम दिमाग में रख लेना है। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो हम अभी अभी तुमको बताए हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन का तो जो डोमेन है वही उसका रेंज भी है, क्योंकि जो एक्स डालोगे वही आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो जो तुमने इनपुट किया वही आउटपुट मिला, तो इसका रेंज भी रियल नंबर हो गया और इसका डोमेन भी रियल नंबर हो गया। एकदम सिंपल तरीके से ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो याद रखने वाली बात क्या है, जरा इसको हम छोटा करें, उसके बाद फिर समझाएं कि याद रखने वाली बात क्या है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो कहां से पास करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा, और उसका ग्राफ एकदम एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। ठीक, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो ग्राफ बाबू आपको 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस ग्राफ का हमसे कोई डोमेन पूछे तो हम फटाक से उसका डोमेन बताएंगे रियल नंबर, और अगर इस ग्राफ का कोई हमसे रेंज पूछे तो फटाक से उसका रेंज भी हम बताएंगे रियल नंबर। तो ये दो चीज आपको एकदम ध्यान रख लेना है, ये चार बातें आइडेंटिटी फंक्शन से आपको पता होना चाहिए कि भैया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। चलो बताओ, यहां तक में किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत, आइडेंटिटी फंक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम है? भाई इतने लोग जुड़े हैं, 26 लोग जुड़े हैं, क्या किसी को आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है? आयुष नो सर, नो सर, रितीश नो सर, बाबू मैसेज। हाँ चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है कि आपको दिक्कत नहीं है। वैसे रिकॉर्डिंग ऑन है, उसके लिए चिंता मत करो, आपको मिल जाएंगी चीजें। अगर दिक्कत होगा तो फिर पूछ भी लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आता है, सेकंड नंबर पे जो फंक्शन हमें आता है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या हो गया हमारा? स्क्वायर फंक्शन हो गया। इसके बारे में हमको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या है सर? तो स्क्वायर फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
कहीं पे भी आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा दिख जाए, आप एकदम निश्चिंत होकर समझ जाइए कि भैया ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर फंक्शन है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? अगर ग्राफ बनाना हो तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर वही सेम प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, वही सेम प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस सर? डब्बा बनाएंगे, है ना, हम लोग फटाक से यहाँ डब्बा बनाएंगे, डब्बे में दो हिस्सा बांटेंगे और फिर अलग अलग ऐसे ऐसे टक 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 हिस्सा बांटेंगे, x लिखेंगे y लिखेंगे, x0 y0, x1 y1, x2 y4, x माइनस 2 y4, ऐसा मिला हमें। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलता है, और जब इस पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं बच्चों, तो जो ग्राफ हमको प्राप्त होता है पॉइंट प्लॉट करने के बाद, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन सा ग्राफ हम लोग को पॉइंट प्लॉट करने के बाद मिलेगा। तो वो है ये वाली ग्राफ हमें मिलती है, ठीक है ना, ये स्क्वायर फंक्शन का हम लोग को ग्राफ, ऐसा ग्राफ हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, ये ग्राफ हम लोग को स्क्वायर फंक्शन का मिलेगा। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा बच्चों, 1 रखा है स्क्वायर फंक्शन में, यहाँ पे 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, वैसे ही -2 रखे तो 4 मिला, -1 रखे तो 1 मिला, इन सबको ज्वाइन किया गया तो हमको ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ की कुछ खासियत होती है। सबसे पहला तो खासियत ये होता है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओरिजिन को टच करके पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास तो कर रहा है लेकिन ध्यान से देखो तो टच करते हुए पास कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ओरिजिन है मेरा 0,0, तो यहाँ पे टच करके ये ग्राफ पास कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको दिख गया, इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट बाबू जो इसमें आपको समझना है वो ये है कि इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो किसके तरह काम करता है? तो एक टेंजेंट की तरह काम करता है। देखो ध्यान से, ये एक कर्व है और इस कर्व पे एगो लाइन टक 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 गया, छू के भाग गया। तो ये जो कर्व बना, इस कर्व को एगो पॉइंट पे कोई लाइन छू के भाग जाए तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, यहां ये वाला जो एक्सिस तुम देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पे यहां पे किसका काम कर रहा है? एक टेंजेंट का काम कर रहा है। बहुत ही बेहतर ढंग से आपको दिख गया होगा। अगर हम तीसरे नंबर पे चले आए सर, तो इस ग्राफ को ऐसे समझो कि ये जो ग्राफ है ना, सिमेट्रिकल है मेरे भाई, सिमेट्रिकल है, एक जैसा है। किसके अबाउट? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जी हाँ, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब समझाओ सर। तो ऐसे समझो कि वाई एक्सिस को अगर हम बना देते एगो शीशा बना देते, ये शीशा रहता, मिरर रहता। अब मान लो इसको इधर से पेंट कर देते, ठीक है, तो इस शीशा में जो इमेज दिखता, देखो जैसा इधर ऑब्जेक्ट है ललका, एग्जैक्टली उसे ही एकदम सेम इधर इमेज बन गया है। तो कह सकते हैं कि ये चीज एग्जैक्टली सेम है, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा सेम है। इस चीज को कहा जाता है सिमेट्रिसिटी, है ना। आपने केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये सब पढ़ा होगा, सिमेट्रिकल होना क्या होता है। लेकिन चलो ठीक है, हम जनरल बातों में समझा रहे हैं कि अगर यहां शीशा लगा दें तो ये शीशा इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और ये इसका इमेज होगा। तो ऐसा फिगर को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर। किसके अबाउट सिमेट्रिकल? तो जहां पे आप शीशा रख रहे हैं उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो अगर हम बोलें तो मेरा स्क्वायर फंक्शन जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों? तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है सर जी। ये 3 पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमसे कोई इसका डोमेन पूछ दे तो अभी अभी बताए हैं ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में दुनिया का कुछ भी रख दो भैया, ये ऐसा आदमी है सब खा पचा जाता है, जिंदा रहता है। तो इसका डोमेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर हम 5th नंबर पे आए, अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होता है? तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तुम इसके अंदर कुछ भी इनपुट करो मेरे भाई, कुछ भी इनपुट करो, ये जब बाहर आउटपुट देगा तो उसको स्क्वायर कर देगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है।
लेकिन अगर जीरो डाल दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो या तो आंसर जीरो आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको स्क्वायर फंक्शन के बारे में एकदम डेप्थ में याद रखना है, कहीं गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए। चलो एक बार फिर से बता दो, क्या हर एक चीज बढ़िया से समझ में आया कि कुछ पूछना है आप लोगों को? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है बच्चों? अबे हाँ चाहे ना, कुछ तो बोलो, पूछना है कि नहीं? अब तुम्हारी शांति को हम क्या समझें, तुम्हारे मौन को हम क्या समझें, हाँ समझें कि ना समझें? चलिए भैया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपका कौन सा फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग, अपने तीसरे फंक्शन पे आते हैं। जो तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है क्यूब फंक्शन। बड़े ध्यान से समझिएगा, तीसरा फंक्शन और भी इंटरेस्टिंग है। तीसरा फंक्शन है मेरे पॉलिनोमियल फंक्शन का क्यूब फंक्शन। ये कैसा दिखता है मेरे भाई? तो सर ये हाँ बाबू बोलो। हाँ ऋषभ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं बाबू? ऋषभ अगर तुम कुछ पूछ रहे हो बाबू तो मेरा आवाज तुम्हारे तक नहीं आ रहा है बाबू, तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है ऋषभ। अगर किसी बच्चे को ऋषभ की आवाज सुनाई दे रही है तो उसके लिए क्वेश्चन अपना वो खुद का मेरे को बता दे। ऋषभ आप क्वेश्चन बोल दीजिए, बच्चे हमको बता देंगे, तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक्स वाला टर्म भी होता है और उसके साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी होता है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे लिख के तुमको समझाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एफ एक्स। लेकिन स्क्वायर फंक्शन का होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए को 1 कर दें और बी और सी को 0 कर दें तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल जाता है स्क्वायर फंक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर फंक्शन एक स्पेशल केस है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। क्लियर हो गया? ऋषभ अगर क्लियर हो गया तो तुम बोल दो हाँ, बाकी बच्चे हम तक पहुंचा देंगे कि क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्यूबिक फंक्शन की ओर। ठीक है, थोड़ा दम लगाया जाए क्यूबिक फंक्शन पे, इसको जरा मिटा दें हम। तो भाई साहब क्यूबिक फंक्शन की बात हो रही थी, हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन तो समझ चुके हैं, क्यूबिक फंक्शन को देखते हैं। क्यूबिक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और जहां तक इसकी बात है, इसकी भी ग्राफ को जब प्लॉट किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी ग्राफ वैसा ही आया जैसे बाकी लोगों का कैसे किया गया था। एक्स को कुछ माना गया, फिर वाई को माना गया, फिर एक्स को माना गया, फिर वाई को माना गया, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आए और उन पॉइंट्स को जब प्लॉट किया गया तो जो ग्राफ हम लोग को प्राप्त हुआ वो ग्राफ हम आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये है हमारे क्यूबिक फंक्शन का बेहतरीन सा ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को इधर शिफ्ट किया जाए और आगे की पढ़ाई की जाए। देखिए बच्चों, तो अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा डिटेल करें सर। तो अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो देखो यहाँ पे 1 रखने पे 1 मिला, 2 रखने पे 2 8 मिला, अगर आप 0 रखते हैं तो आपको 0 मिलता है, -1 पे -1 मिलता है, लेकिन -2 पे -8 मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिलते हैं। तो अगर आप ग्राफ को देखो तो बड़ा मजा आएगा। ये निंजा के हाथ की तरह, निंजा तलवार चला रहा है, खच से इसे काटता है, निंजा चला के नहीं काटता, देखो तलवार चलाता है एकदम ऐसे काटता है। तो वैसे ही एकदम निंजा की तरह तलवार बना हुआ है ना। तो इस तरफ का जो ग्राफ होता है वो किसका ग्राफ हो जाता है, एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है बस कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भैया ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। यस, जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो हम कह सकते हैं ग्राफ पासेस फ्रॉम, कहीं कोई
किसी भी बालक को तकलीफ नहीं है। सर ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है सर। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्या प्रॉपर्टी इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है। कहां पे शीशा रख दिया जाए तो खूब बढ़िया अपना काम हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, या फिर कह लो अपोजिट क्वाड्रेंट। तो हम लोग ओरिजिन कहना ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा बच्चों? ओरिजिन। यानी अगर इस पॉइंट को शीशा बना दिया जाए तो जैसा इधर वैसा ही उधर इमेज बना है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो जाता है। बाकी कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो भाई खटाक से देखिए आप, इसका डोमेन आपको दिख जाएगा, कुछ भी रखो सब जिंदा है। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें, है ना, रेंज की, तो रेंज भी इसका रियल नंबर होगा। देखो कैसे कैसे इसका रेंज रियल नंबर होगा, खुद सोचो कि भैया कुछ भी रखो ये ग्राफ तो ऊपर तक भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा। कहां? पूरा इन्फिनिटी तक भागेगा और नीचे भी इन्फिनिटी तक भागेगा। तुम खुद सोचो, अगर इनपुट हम प्लस इन्फिनिटी करेंगे, एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं प्लस इन्फिनिटी का क्यूब मिलेगा, जो कि एक इन्फिनिटी ही नंबर है। वैसे ही अगर हम इनपुट इसमें माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी का क्यूब यानी माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो मेरा मैक्सिमम आउटपुट इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। तो मेरा रेंज कहां से कहां हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसको क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। तो क्यूब फंक्शन में ये चार बातें जो थी आपको एकदम गौर से दिमाग में रखनी थी कि हाँ भैया क्यूब फंक्शन का जो ग्राफ होता है इस प्रकार का ग्राफ होता है। बोलिए कोई दिक्कत है क्यूब फंक्शन में? समझ पा रहे हो क्यूब फंक्शन किसको कहा जाता है? क्यूब फंक्शन सबको समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ पूछना उछना है तो बोलो भाई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, उतना भाई टफ कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो क्यूब फंक्शन आपको समझ आ गया। अब जरा हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों पे गौर फरमाते हैं। अब भाई पॉलिनोमियल फंक्शन में क्यूब फंक्शन खत्म हो गया हमारा, स्क्वायर फंक्शन खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट फंक्शन बच्चों हमारे पास आता है वो हमारा कहलाता है रेशनल फंक्शन। अब हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात नहीं करना है, अब हमें बात करना है रेशनल फंक्शन के बारे में कि हमारा रेशनल फंक्शन क्या होता है और इस पे कैसे बात करें। तो देखो समझना, रेशनल फंक्शन हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें क्या किया गया है कि उसके न्यूमरेटर को एक पॉलिनोमियल बना दिया गया है और उसके डिनोमिनेटर को भी एक दूसरा पॉलिनोमियल बना दिया गया है, और ध्यान ये रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है वो बस जीरो ना हो, सब कुछ चलेगा लेकिन वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रेशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना? अब इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, 1/x का ग्राफ कैसे बनता है ये समझना है आपको। ठीक, तो अगर इसके ग्राफ को बनाने जाओ तो समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां समझ जाओ कि कैसे ग्राफ बनाएंगे। आप ये बताओ, अगर हम x को इन्फिनिटी के करीब रखें, माने एकदम बहुत ज्यादा खूब बड़ा नंबर रखें, खूब बड़ा नंबर, खूब बड़ा नंबर, तो मेरा जो 1/x है वो जीरो की तरफ जाएगा। किसको ये बात समझ नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये वाली बात समझ नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये वाली बात समझ नहीं आई? सबको समझ में आया? अच्छा, आपको नहीं आया। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, अगर आप, अच्छा एक ऐसे ऐसे सोचने की कोशिश करो, तुमको समझ आएगा। ठीक है, अगर आप x को 2 रखते हैं तो आपको 1/x की वैल्यू 1/2, बोलो क्लियर है ना? अगर आप x को 4 रखते हैं तो आपको 1/x की वैल्यू 1/4 मिलेगी। अगर आप x को 6 रखते हैं तो आपको 1/x की वैल्यू 1/6 मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आप x को 1,00,000 रख देते हो, या मान लो चलो इतनी बड़ी नंबर रख देते हो, तो आपको x कितना मिलेगा? 1/x, 1 2 3 4 5 इतना मिलेगा। अब तुम बताओ कि हम x को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 6 होने के बाद तुम्हारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना? 1,00,000 हो गया।
जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा 1/x छोटा होते चला जा रहा है कि नहीं? बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम x को बहुत बड़ा नंबर रख देंगे, लगभग इंफिनिटी के करीब रख देंगे, तो उस कंडीशन में मेरा 1/x बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं? अब बहुत छोटा माने जीरो के करीब, ठीक है ना? तो जब तुम x को बढ़ाते हो, बहुत बड़ा लेके जाते हो, तो तुम्हारा 1/x जीरो की तरफ भाग जाता है, ठीक? अच्छा, आज जब तुम x को जीरो की तरफ रखते हो, x को एकदम छोटा रख देते हो, तो तुम्हारा जो 1/x होता है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया और इसके ग्राफ को प्लॉट कर दिया गया। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको और भी चीजें बेहतर ढंग से समझ आ जाएगी। हम इसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये देखो, ये है हमारा ग्राफ 1/x का। अगर ध्यान से देखो तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, खूब बढ़िया से देखो, समझो, हम रेड कलर के पेन से समझा रहे हैं। जब x मेरा जीरो की तरफ था और पॉजिटिव साइड था, तो हमको 1/x की वैल्यू एकदम ऊपर, एकदम टक 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 एकदम ऊपर इन्फिनिटी मिल गया। और जब x मेरा एकदम दूर बढ़ते गया, 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 एक पॉइंट आया जब x मेरा इन्फिनिटी होने लग गया, तो मेरे को इस वैल्यू को कितनी वैल्यू मिल गई? जीरो के करीब वैल्यू मिल गई। यही चीज जब हम निगेटिव में किए, तो निगेटिव के तरफ जब जीरो के करीब था, तो निगेटिव में इन्फिनिटी भाग गया, माइनस इन्फिनिटी मिलने लग गया। आज जब निगेटिव में बढ़ते 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 बहुत ऊपर चला गया, तो इधर निगेटिव में जीरो कितना मिलने लग गया? माइनस इन्फिनिटी मिलने लग गया। तो यही दोनों चीज को प्लॉट करके इस प्रकार का ग्राफ बना दिया गया। ये ग्राफ किसका हो गया? y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ में अगर हमसे कोई डोमेन पूछ दे मेरे भाई कि इस ग्राफ का डोमेन बताइए, तो देखो, तो खाली जीरो छोड़ दो, बाकी सब नंबर रखा जा सकता है। तो सारा का सारा रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। और अगर हम इसके रेंज की बात करें, तो मेरे भाई इसका रेंज जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका रेंज हो जाएगा प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बताइए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सारा रियल नंबर होगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी तो रख नहीं पाएंगे। तो जीरो छोड़ दो, बाकी सब कुछ आ सकता है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम हुआ इसके डोमेन और रेंज में? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। रेशनल, हाँ, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो रेशनल फंक्शन का पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सब क्लास तुमको लग रहा होगा ना कि सर तुमको रटवा रहे हैं। मेरे भाई, ग्राफ का स्टैंडर्ड चित्र आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फ्रेमिंग नहीं होगी, तो तुम उस फ्रेमिंग में मॉल्डिंग नहीं कर सकते हो। मेरे भाई, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल होगा, तब ना तुम उस रॉ मटेरियल को तराश के मूर्ति का फॉर्मेशन दोगे या फिर कोई भी स्टैच्यू बनाओगे। आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उसको तराश नहीं पाओगे। तो ये सब जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ना बाबू, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ये माइंड में आपके बस एक ग्राफ का इनपुट बैठा रहा है कि हाँ, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, प्लॉट किया गया तो ये मिला। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो बदलाव करना है, वो तो हम आगे सीखेंगे कैसे बदलाव करना है। लेकिन पहले ये तो सीख जाएं कि आखिर हमारा ग्राफ बनता है तो बनता कैसे है, ठीक है, कैसा होता है, ये सीखना जरूरी है। अब आते हैं अपने अगले ग्राफ पे, जो हमारा रेशनल फंक्शन का ही है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। ये है 1/x² का ग्राफ। इसका ग्राफ भैया कैसे बनेगा? सेम कहानी है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे एक चीज खाली बदल जाती है, वो हम तुमको ग्राफ के जरिए समझा रहे हैं। तुमको ज्यादा बेहतर ढंग से ग्राफ देखने के बाद समझ आएगा। जरा आ जाओ, ग्राफ निकाले हम लोग यहाँ से। 1/x² का ग्राफ ये रहा है ना, हम लोग इसको यहाँ पे निकालते हैं। ये है हमारे 1/x² का ग्राफ। अगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ है हमारा, ठीक। अब देखो क्या हुआ, तुमने क्या किया, तुमने जीरो रखने की, जीरो के जस्ट बगल में रखने की कोशिश की कि जीरो के जस्ट बगल में रखते हैं, बहुत छोटा सा क्वांटिटी जीरो के जस्ट बगल में रखते हैं। जैसे ही से खूब छोटी सी क्वांटिटी रखे, तर 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 ये तुमको कितना मिलने लग गया? मैक्सिमम मिलने लग गया, इन्फिनिटी मिलने लग गया। जब x को तुम बढ़ाने लग गए, इन्फिनिटी की तरफ x को लेके जाने लग गए, तो तुमको ग्राफ की वैल्यू जीरो मिलने लग गई। अब आप यही चीज नेगेटिव में चेक किए, तो भैया यहाँ तो स्क्वायर था ना, तो नेगेटिव भी डालते तो हमको प्लस से इन्फिनिटी न मिलता, नेगेटिव में तो मिलता नहीं। तो इस वजह से जो ग्राफ यहाँ पहले नीचे बन रहा था,
मतलब अगर ये सिर्फ 1/x होता था तो हमारा ग्राफ y से नीचे बन जाता था। ये ग्राफ x स्क्वायर होने के वजह से कहां बनने लग गया, सीधे के सीधे ऊपर बनने लग गया, सीधे ऊपर चला गया। तो ये ग्राफ होता है हमारे 1/x स्क्वायर का, आपको दिमाग में रख लेना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इस ग्राफ की कुछ फीचर्स जानने की हम कोशिश करें तो बस हमको एक ही फीचर मिलेगा इसका कि भैया इसका डोमेन क्या और इसका रेंज क्या। तो अगर हम डोमेन की बात करें बच्चों तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर रख सकते हो लेकिन जीरो नहीं रखोगे। और अगर हम बाबू इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज होगा 0 से इंफिनिटी। सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के अलावा नहीं आएगा। एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम किसी से पूछते हैं, चलो पूछ ही लेते हैं, ये बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अच्छा इसके पिछले वाला ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल था बाबू, पिछले वाला ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल अबाउट क्या था, ओरिजिन था, है ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल था। बोलो कोई दिक्कत बच्चों यहां तक समझने में, किसी बच्चे को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आया है तो आप आराम से बता सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत सही, समझ गए इस चीज को। आते हैं नेक्स्ट। अब रेशनल फंक्शन में तो हम इस बात को समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया समझ चुके हैं। अब हमारे पास आता है हमारा तीसरा, रेशनल फंक्शन के बाद तीसरा नंबर, वो कौन सा है सर, वो है हमारा इर्रेशनल फंक्शन। ध्यान से देखेंगे कौन सा फंक्शन सर जी, इर्रेशनल फंक्शन। आप जानते हैं कि इर्रेशनल फंक्शन क्या होता है ना। तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करता हूं और तब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो कहा जाता है कि द एल्जेब्रिक फंक्शन, समझिएगा डेफिनेशन बहुत ध्यान से बाबू, द एल्जेब्रिक फंक्शन, algebraic function containing, the algebraic function containing what, containing terms having non-integral रेशनल पावर और किस चीज का, ऑफ एक्स, इज कॉल्ड irrational function, is called irrational function। बहुत बढ़िया डेफिनेशन, उम्दा क्वालिटी का। कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और उसमें जो x का पावर है ना, वो x का पावर क्या रहे, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, 1/2, 3/4, 5/6, ऐसा कुछ अगर पावर हो तो हम लोग उसको इर्रेशनल फंक्शन कह देते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहला जो बेटा इरेशनल फंक्शन आता है बच्चों, वो आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, जिसको कहा जाता है एक्स पर पावर 1/2। अब अगर हम तुमसे पूछें, ये तो तुम पटाख से बता दोगे, चलो बताओ, देखते हैं कौन बताता है, इसका डोमेन क्या होगा, बताइए भैया इसका डोमेन क्या होगा। देख ला, कमाल कर दिया सब, कोनो बताइए नहीं रहा है। 0 टू इंफिनिटी, क्या 0 को इंक्लूड करेंगे, हाँ वेरी गुड, 0 से लेके इंफिनिटी तक इसका डोमेन होगा, क्योंकि अंदर निगेटिव तो जाएगा नहीं। चलो अब एक और बात बता दो, अगर 0 से इंफिनिटी इसका डोमेन है, मतलब इसका इनपुट 0 से इंफिनिटी है कि नहीं मेरे भाई, हाँ इसका इनपुट 0 से इन्फिनिटी है। अच्छा ये बात अगर क्लियर है तुमको तो बड़े अच्छे तरीके से ये भी समझ चुके होगे कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो मेरा जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा ही नहीं। ये बात कितनों को समझ आ रही है, इस रूट एक्स का जो ग्राफ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा ही नहीं। ये कितनों को नहीं समझ आया, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, तो आप इसको क्या नेगेटिव एक्स में लेके जा सकते हो कभी भी, तो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, यानी हमारा ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। एक मजेदार बात पता चल गया कि नहीं पता चल गया, तो हम इसके प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि ग्राफ
can be drawn in फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनता है और कहीं इसका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो बड़ी मजेदार बात आप बता दिए। चलिए अब एक और चीज हम तुम लोग को बताते हैं, पहले इसका ग्राफ देखो तब देखो मजा आएगा, ठीक है। देखो इसके बारे में पहले हम तुम लोग को थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बता दें। कौन है भैया मैसेज पे मैसेज किए हुए हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा। मेन दिक्कत है ना कि यहाँ पे अब देखो ये लोग, अब दो लोग, ये लोग हमको यही नहीं समझ में आता मतलब क्या है। हम एक दिन पहले इन लोग को भेजे हैं कि आप लोग इसमें इनरोल्ड हो जाइए, है ना, सब कुछ लिख के, उसके बाद ये लोग इस वक्त इनरोल्ड होने का रिक्वेस्ट भेजा है, वो भी 7 बजे इनरोल्ड होना है इनको, क्लास खत्म होने के बाद, है ना, 7 बजे ये इनरोल्ड होंगे वहां से। बहुत दिक्कत, अब कहेंगे सर हम क्लास नहीं कर पाए, सर लाइव क्लास में मेरा नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर चालू, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है, सर आज क्लास होगा भी या नहीं, सर अप्रूवल पेंडिंग लिख रहा है, मेरा भी सर, मेरा भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, पर क्लास स्टार्ट है जी, आ जाओ सब। हाँ जब ज्वाइन हो गया तो हो गया, अनुराग भी ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे, सर मेरा टीच मीन ऐप इंस्टॉल हो गया था सर, अभी हीरो टू हीरो वाला बैच में एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज, मेरा नाम केशव है। हाँ, अब बताओ कैसे कर लें, पढ़ाएंगे ठीक है बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पे, इमेज पे आते हैं हम लोग, इमेज इंसर्ट करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं सर जी, पहले हम तुमको ये वाला इमेज दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको लेके आगे बढ़ें। ये जो तुम इमेज देख रहे हो ये तुम पहले भी देखे हो, ठीक है। ये इमेज बच्चों आपका किस चीज का इमेज है, तो ये इमेज है हमारा किस चीज का इमेज है, कोई बता सकता है? ये स्क्वायर फंक्शन का इमेज है, ठीक है। अब देखो हम इसको क्यों बता रहे हैं, समझना, ये स्क्वायर फंक्शन का इमेज हम क्यों लाए, ये समझने की कोशिश करो। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, ये देखो मैंने y इज इक्वल टू एक्स का एक लाइन बना दिया। मान लो ये लाइन किस चीज का है, y बराबर x का एक लाइन है, ठीक। अब ये क्यों बनाया समझना, जो हमारा रूट x होता है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये ग्राफ हमारा क्या होता है, तो सर ये जो ग्राफ है मेरा, ये सिमेट्रिकल होता है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, किसके ग्राफ के, तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ के। मैंने कहने का मतलब है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स सीधा होता, जो तुम एक्स का ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जस्ट इसका सिमेट्रिकल ग्राफ यहाँ पे तुमको बनता हुआ दिखता है ऐसे। तो ये तुमको ग्राफ दिख रहा है ना ब्लू वाला, ये असल में ग्राफ किस चीज का है, तो ये ब्लू वाला ग्राफ है तुम्हारा y इज इक्वल टू रूट एक्स का। ये रेड वाला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ब्लू वाला ग्राफ होता है y इक्वल टू रूट एक्स का। देखो हम अभी तुमको रियल ग्राफ इंसर्ट करके दिखा देते हैं कैसा बनता है रूट एक्स का ग्राफ, और उसके बाद तुम खुद करो, तुमको खुद ये बात बहुत बढ़िया ढंग से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे रूट एक्स का ग्राफ है, इसको याद देते हैं, ठीक है आपको, ठीक। अब तो तुम देखो ये ग्राफ पर देखा तो सिंपल, अब इसी तरह से ऐसा ही मेरा ग्राफ बनता है अगर हम लोग बात करें y इज इक्वल टू रूट एक्स का। ये तो एक पॉइंट, तो आप सबसे पहला पॉइंट y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये याद रखना कि डोमेन 0 से इंफिनिटी होती है। दूसरा ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, और अगर इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है बच्चों, तो इस ग्राफ का बच्चों रेंज क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, जो इसका डोमेन वही इसका रेंज होता है। आपको एक और पॉइंट, की पॉइंट आपको याद, ग्राफ पॉइंट को बहुत याद रखना है, और फिर फंसोगे, इस बात को समझ जाना है, ध्यान से देख लो इस पॉइंट को, क्या याद रखना है आपको, ग्राफ इज